हेलो एवरीवन। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेक गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीका से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सोशल साइंस के मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। यानी 30 एमसीक्यू के अलावा जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपके फाइनल एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से पूछा जाएगा उसी प्रकार से मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। और ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ यह आपके एग्जामिनेशन के व्यू से अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग जरूर अच्छी पूर्वक से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, आप लोग को क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो यूरोप में जो शिक्षित अभिजात के वर्ग के लोगों को जो राष्ट्रीय भावनाओं के संचार जो किया था वह था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यानी यूनान एक देश है, वहां पर जो स्वतंत्रता संग्राम जो हुई थी उस घटना को देख करके जितने भी यूरोप के देश के जो लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, वह उनके अंदर राष्ट्रीय भावनाओं का संचार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना सपनों का संसार किस फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था। तो उनका नाम था फ्रेडरिक सॉर्यू। इन्होंने ही जो थे वह जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर सपनों का संसार बनाए हुए थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि आंसर रेनन किस देश के दार्शनिक थे। तो अर्सन रेनन जो थे वह फ्रांसीसी दार्शनिक थे, यानी फ्रांस से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई। अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरा रूप में आप लोग को एग्जामिनेशन में देख सकता है कि किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चौरी चौरा हिंसात्मक जो घटना हुई थी उसी घटना की वजह से हमारे महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में नहीं बांध सकता है, यह विश्वास किनका था। तो यह विश्वास जो है महात्मा गांधी जी का था कि अहिंसा का धर्म जो है सभी भारतीयों को एक साथ कभी भी जोड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो गाड़ियों के उत्पादन के लिए जो असेंबली लाइन के जो सबसे पहले जो प्रयोग किए हुए थे अमेरिका में वह हेनरी फोर्ड जी ने किए हुए थे। ये नाम वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली हुई थी। तो 1890 के दशक के दौरान जो रिंडरपेस्ट नामक एक जो बीमारी थी वह अफ्रीका देश में बहुत ही तेजी से फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल है। तो उस चित्र में औद्योगिकरण का महिमा मंडल किया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। तो स्पिनिंग जेनी जो मशीन थी वह जेम्स हरग्रीव्ज के द्वारा बनाई गई हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों का कि 1876 में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी। तो अमर जीवन नामक आत्मकथा की रचना जिन्होंने किए थे उनका नाम था रस सुंदरी देवी जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है आप लोगों का पवन के द्वारा मृदा मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर सी जो है
वह आप लोगों का सही हो जाएगा। ओके, सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी पूर्वक से जरूर याद करते चले जाइएगा। साथ ही साथ आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसका ए सही हो जाएगा, पवन अपर्दन। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इसके डॉट को क्लियर कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 12 नंबर क्या लिखा हुआ है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए जो संसाधनों का उपयोग है वह न्याय संगत होना चाहिए। ओके, यानी सभी में बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया हुआ है। तो उस श्रेणी में संकटग्रस्त जातियां भी रखी गई है, दुर्लभ जातियां भी रखी गई है और लुप्त जातियां भी रखी गई है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, यानी ये तीनों चीजें रखी गई हुई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। तो निकोबारी कबूतर जो है वह स्थानिक जातियों में के श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है। कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन यानी ये भी किया जाता है और साथ ही साथ सिंचाई दोनों के काम में आती है। तो वह है ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ नांगल परियोजना जो है सतलुज व्यास बेसिन में जो बनाई गई वह यह दोनों परियोजना दोनों कामों के लिए उपयोग में लाई जाती है, यानी जल विद्युत उत्पादन में भी और साथ ही साथ सिंचाई में भी लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। पश्चिमी भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम होता है। तो वो राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में ये सब चीजें बहुत ज्यादा आम थी पहले, अब थोड़ी सी इसमें कमी आई हुई है। इंदिरा गांधी जो बांध बनाई गई, सॉरी नहर जो बनाई गई है, उसके वजह से इसमें कमी आई है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की वजह से थोड़ी कमी आई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसका उपयोग पहले किया जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ निम्न में से किस फसल का उपभोक्ता भी है। तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ दलहन का बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो भारत के जो अधिक पाए जाने वाली जो राज्य है वह है राजस्थान। ओके, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि पवन और सौर ऊर्जा के जो संसाधनों का बहुतायत भारत के राजस्थान में ही अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखा है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वह 1853 में चलाई गई थी, मुंबई मुंबई टू पुणे। ओके, तो जरूर आप लोग याद रखिएगा इस बात को, भूलिएगा नहीं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है कि कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या लिखा हुआ है कि किस प्रकार के शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। तो लोकतांत्रिक शासन में ही समाज के विभिन्न समूहों को एवं उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या लिखा हुआ है। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है। तो नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सत्ता का क्षैतिज वितरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा हुआ है। किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है।
तो एकात्मक सरकार जो होती है उसी के पास जो है वह संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या लिखा है। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं? तो निम्न में से जो पंचायती राज है वहां पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिवसेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में पाई जाती है? तो निम्नलिखित में से जो महाराष्ट्र राज्य है वहां पर शिवसेना जो है वह एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब 25 क्या लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वह इनमें से सभी होती है। क्या क्या होती है? तो उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार सरकार भी होती है, साथ ही साथ वैध सरकार है, तभी तो उसे लोकतांत्रिक सरकार की दर्जा दिया गया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 26 नंबर आप लोग का लिखा हुआ है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नांकित में से कौन सा है? तो केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का निम्नांकित में से जो कारण है वह कारण है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 27 नंबर। देखिए क्या लिखा है। निम्न में से किस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि निर्मित की जाती हैं? तो वह है द्वितीयक क्षेत्रक, जहां पर सीधे रूप में वस्तुएं उत्पादित प्रकृति के द्वारा नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या लिखा हुआ है कि बैंक अपने पास जमा राशि के एक बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो एक बड़ा राशि का उपयोग जो है लोगों को ऋण देने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या लिखा है। विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो निम्न में से जो सहायक होता है वह है आपका विदेशी व्यापार, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे देशों के अलावा उनके बाजारों के साथ भी हम लोग जुड़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार यानी आरटीआई नामक कानून कब लागू किया? तो भारत सरकार ने अक्टूबर 2005 ईस्वी में आरटीआई कानून को लागू किए हुए थे। ये आपके 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो थे वह सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी पैसे वगैरह लगते नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 31 नंबर क्या लिखा हुआ है। यानी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, मैं समझा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा, समझते जाना। नहीं तो अगर स्क्रीनशॉट करके रखना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि नारीवाद से क्या अभिप्राय है? नारीवाद से क्या अभिप्राय है? तो इसका अर्थ होता है कि नारीवाद ऐसा दर्शन है जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी जहाँ पर स्त्री और पुरुष की दोनों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समता को सिद्धांत देता है या मान्यता देता है, अच्छी पूर्वक से जिन लोगों को मानदान होता है। इस दर्शन का उद्देश्य है कि 18वीं सदी में जर्मनी में हुआ, जहां महिलाओं को एक लंबे समय से राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया हुआ था। ओके, यानी जहां पर सिर्फ राजनीतिक अधिकार सिर्फ पुरुषों को जो दिया जाता था, वहां पर अब महिलाओं को भी दिया जाना तय हुआ। उसी को नारीवाद कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या लिखा है। पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं या पिकेटिंग से क्या समझते हैं? तो प्रदर्शन या विरोध एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक देते हैं, उसी को पिकेटिंग कहते हैं। यानी साफ तौर पे कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के गेट से ही अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, वही है पिकेटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण आप लोग साफ तौर पे ये समझ लीजिएगा कि वर्षा के जल को भूमि के नीचे स्टोर करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। जैसे तालाब में आप संग्रहण कर लिए या तो आपने गड्ढा कर लिए और वहां पर अच्छे से रख करके उसको बना दिए, वही है वर्षा जल संग्रहण। थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है।
लिखा वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने की एक तकनीक है। इसमें वर्षा के जल को रोकने, इकट्ठा करने के लिए विशेष ढांचे जैसे कि कुआं बनाना, गड्ढा बनाना, बांध बनाना आदि ये सब चीज जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसके द्वारा ना केवल जल का संग्रहण होता है, अपितु जल को भूमिगत होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा भी हो जाती हैं। यानी अगर आप बांध बना करके पानी को रोक रहे हैं, तो वो पानी जो है किसी तरफ भूमिगत हो रही है, हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो कहीं भी अगर आप गड्ढा करते हैं तो पानी ऊपर में ही रहेगा, निकलने की संभावना तेजी हो जाती है। वही है वर्षा जल संग्रहण। इसमें बहुत प्रकार के फायदा है। क्लास टीचर आप लोग को ऑलरेडी इसके बारे में अच्छे से जरूर समझाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत की दो शुष्क खाद्यान्न फसलें कौन कौन हैं? तो वह है गेहूं और चावल। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं, क्या लिखा हुआ है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? तो राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है उसके बारे में मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ। देखा, राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो एक जैसे विचार रखते हैं, देश की समस्याओं पर एक मत होते हैं और देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने या बनाने या चुनाव लड़ने, संविधान बनाने तथा सरकार के गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी को एक राजनीतिक दल कहते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल के रूप में इसे अच्छे से समझते हैं क्या होता है कि राजनीतिक दल जैसे भी हम बोले कि बीजेपी, कांग्रेस, ये जो दोनों लोग हैं, ये दोनों पार्टी के लोग हैं। ये दोनों पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं कि सत्ता के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं आपस में। आपस में हम लोगों को, जनता को क्या करते हैं, अच्छा से बातें अच्छे से लुभाते हैं कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा। ये भी बोलते हैं कि मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा। उसी प्रकार से ये लोग सत्ता को अच्छी पूर्वक से, ये लोग एक सत्ता चाहते हैं, वो कुर्सी चाहते हैं, जिस कुर्सी में बैठेंगे वहीं से ये लोग काम को जो संचालित कर सकते हैं, यानी पीएम की पोस्ट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर हमें पीएम की पोस्ट मिल जाए तो मैं जनता के लिए ये काम करूंगा। वहां से ये लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। सरकार बनाने के बाद जो है अलग अलग चीजों में लोगों के प्रति काम करते हैं, जैसी भी परिस्थिति के अनुसार से हो, लेकिन लोगों के प्रति काम करते हैं, उसी को बोलते हैं राजनीतिक दल। ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा डिटेल से लिखा था, मैं कुछ बातें अपने से समझा दिया। आगे बात करते हैं 36 नंबर, क्या लिखा है कि संघवाद क्या है? या अथवा आप इस बात को समझिए कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है। बोलते हैं संघवाद सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी शक्तियों का विभाजन एक केंद्रीय सत्ता और इसकी विभिन्न इकाइयों में होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 37 नंबर, क्या लिखा हुआ है कि विकास से क्या अभिप्राय है? बोलता है एक सम्मानपूर्ण स्वास्थ्य और अधिकारपूर्ण जीवन जीने की क्षमता अथवा इन सभी के लिए अनिवार्य वस्तुओं को प्राप्त करने की योग्यता को विकास कहा जाता है। यानी विकास कब कहेंगे? जब आपको एकदम पूरा एक सम्मानपूर्ण जिंदगी जिएंगे, आपको स्वास्थ्यपूर्ण ज़िंदगी जिएँगे, यानी आपको कुछ भी अगर स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हों, तो वहाँ पर आपको एकदम तुरंत से अवेलेबिलिटी मिल जाए और आप इलाज अच्छे से करवा सकें। यहाँ तक कि आपको कोई चीज़ अगर आपको चाहिए, उसके प्रति आपको अधिकार जता सकें। वैसे जीवन अगर आप जीना शुरू कर दें, समझिए कि आप विकास की सही चरम सीमा पर हैं, ठीक है? साथ ही साथ अगर व्यक्ति का विकास सिर्फ़ उनकी आय पर अगर निर्भर नहीं करता है, कि आप सोचेंगे कि नहीं सिर्फ़ विकास मेरा एकदम इनकम हो गया 204 एकदम पूरा 4 लाख 5 लाख रुपया का महीना कमा रहा, तो वैसा नहीं। बल्कि आपकी साक्षरता अच्छी होनी चाहिए। नागरिक अधिकार भी आपका सही तरीक़ा से होना चाहिए। पता चलेगा आप पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन आपको कोई मतलब ही नहीं दे रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट आपके प्रति कोई काम नहीं कर रही है, तो उससे नहीं होने वाला है विकास, ठीक है? ये सब चीज़ आपको अधिक चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको डब्ल्यूटीओ के नाम से भी जाना जाता है, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्यों को आपको बताना है। तो डब्ल्यूटीओ का जो सबसे पहला काम है, वो है व्यापार समझौतों को कार्यान्वित करना, यानी एक दूसरे देशों के रूप में जितने भी देश होंगे उनके बीच में जो है व्यापार समझौतों को कार्यान्वित करना है। साथ ही साथ इनका एक चीज है कि देशों के बीच व्यापार संबंधित बातचीत के मंच के रूप में कार्य करना भी है। ओके। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दोगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बहुत ही लंबी है, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर इसको अच्छे तरीके से समझा दूँगा, ठीक है? ताकि आप जो है इसे अच्छे से लिख पाएँ। क्या लिखा हुआ है 39 नंबर क्वेश्चन में कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या-क्या बदलाव
किए। ठीक है, यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या-क्या बदलाव किए हुए थे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक है फ्रांस की क्रांति के समय यानी 1789 से लेकर के 1815 ईस्वी के बीच में जहाँ कहीं भी फ्रांसीसी सेनाएँ गई, उन्होंने राष्ट्रवाद की विचारधारा को अवश्य फैलाया। अपने साम्राज्य के इस विस्तृत क्षेत्र जिसमें हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इटली हो गया और जर्मनी आदि सम्मिलित थे। नेपोलियन ने अब अनेक प्रशासनिक सुधार किए, यानी वहाँ पर जाने के बाद किस तरह से प्रशासन चलाने चाहिए, नहीं चलाने चाहिए, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने जाकर के सुधार किए। कुछ गलती थी, सुधार कर दिया, अगर अच्छा चीज़ होगा तो अपना भी लिया होगा। जो अपने पहले अपने देश फ्रांस में कर चुका था, यानी ये ध्यान दीजिए कि उसने जो फ्रांस में जो कर चुका था नेपोलियन बोनापार्ट, वहाँ जाकर के हॉलैंड में भी करता है, बेल्जियम में भी, स्विट्ज़रलैंड में भी करता है, इटली में भी करता है और साथ ही साथ जर्मनी में भी ये करता है, ठीक है? ये सब कुछ उसने प्रशासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और उनमें कुशलता लाने के लिए किया। उसका यह सुधार 1804 के सिविल कोड के नाम से भी प्रसिद्ध है। कई इतिहासकार इस कानून संहिता को नेपोलियन कोड के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात थी नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। आगे बातें चलते हैं इसी में क्या-क्या लिखा हुआ, उसने क्या-क्या प्रशासनिक सुधार किया उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। लिखा है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और कानून के सामने सबकी बराबरी के नियम को लागू किया गया। अगर ये चीज़ हो जाए ना, तो इंडिया में भी बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ें अभी होना मुश्किल है इंडिया में, ठीक है? बात करते हैं कि खा नंबर में लिखा है संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, कि जो भी संपत्ति जिसके पास भी होगा, ये सुरक्षित होगा, जैसे संपत्ति रखने का अधिकार कह सकते हैं सिंपल से। ग नंबर में बात करते हैं लिखा हुआ कि प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, सामंती सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया, यानी जो सामंत वगैरह रहते थे उस सारे व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। किसानों को भू-दासत्वों और भागी जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। ये बहुत ही अच्छी-अच्छी वर्क अगर हम देखें तो इसको मान सकते हैं कि ये सारे पॉइंट एक नंबर थे। समझिए किसानों को जो भू-दासताओं का जो सामना करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि जागीरदारी से जो शुल्क देना पड़ता था यानी जो कर देना पड़ता था, वो उन्होंने नहीं दिलाया, मुक्ति दिला दी ये सब चीज़ों से। तो बहुत ही अच्छी रही थी जनता के लिए विशेष तौर पे। बड़े-बड़े लोगों के लिए तो नहीं थी, लेकिन जनता के लिए थी। घ नंबर की बात करते हैं, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त कर दिया था। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि यातायात, संचार व्यवस्था को भी सुधार कर दिया। देखिए, जो पॉइंट आपको अच्छे से याद होते हैं, वही पॉइंट को याद कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि इतने सारे पॉइंट को लिखना। 3 नंबर का क्वेश्चन ही है ना? 4 नंबर में बात करते हैं, लिखा किसानों, मज़दूरों, कारीगरों और नए उद्योगपतियों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान की गई। ये भी बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि इनमें से किसानों से जुड़ी हुई जो कार्य की गई ना, वो समझिए कि एक नंबर काम था, जिसकी वजह से वो देश आगे भी बढ़ता है और आपको पता है कि फ्रांस अभी बहुत आगे निकल चुका है इन्हीं कारणों से। क्योंकि जो नेपोलियन बोनापार्ट ने वहाँ पर जो काम किए थे, वो काम कहीं न कहीं अभी भी उस देश में दिख रहे हैं और ये देश इतना आगे निकल चुका है। 6 नंबर देखिए क्या लिखा है कि मानक नाप-तौल के पैमाने चलाए गए एवं राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। ये भी बहुत अच्छा वर्क के रूप में इसको गिना जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ मुद्रा संचालन हो रही है, वहाँ समझिए कि उसकी देश आगे तरक्की कर रहा है। जहाँ नंबर में बात करते हैं, इस इलाके से दूसरे इलाके से वस्तुएँ और पूँजी आवागमन में सहूलियतें दी गई। आदि इसमें से भी ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दूसरे इलाके से जो मटेरियल आते थे जो पूँजी आवागमन हुआ करती थी, उनको सहूलियत दिया गया, तो वहाँ के लोग इंटरेस्टेड होंगे इस देश से, क्योंकि वो देश बहुत ही अच्छा उनके हिसाब से काम कर रहा है। तो जब तक आप व्यापारी के हिसाब से काम नहीं करेंगे, तब तक देश आगे बढ़ेगा नहीं। इसी हिसाब से ये सारे काम जो हैं, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से रहे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 क्या दिया हुआ है? 40 लिखा हुआ है कि बताएँ कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की थी? तो मैं चाहूँगा कि ये सब चीज़ आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाली है। मैं कुछ-कुछ और क्वेश्चन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे उनको मैं समझा दूँगा। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, मैं इसको समझा देता हूँ। लिखा है कि 1829 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो बता दें कि पटसन से टाट की बोरियां बनाई जाती थी, लेकिन 1929 ईस्वी में जब महामंदी आई तो औद्योगिकरण जो औद्योगिक उत्पादन था उसमें बहुत ही भारी कमी हुई, जिसके कारण से बोरियों की मांग घट गई और पटसन की कीमत में 60% की कमी आ गई, जिसकी वजह से वहां पर जो पटसन उगाते थे जो किसान, उन लोगों की जिंदगी बहुत ही खराब हो गई, अत्यंत खराब हो गई और वो लोग कर्ज में डूब गए। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा।
आगे बात करते हैं कि आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 41 है, ये भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है एग्जाम में। लिखा है, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो आपको पता है कि भारत में वनों की कटाई लगातार हो रही है। साथ ही साथ अगर वनों की कटाई होगी तो वन्य जीवन नष्ट होना तय है, यानी उनका विलुप्त होना तय है। तो उनको क्यों आवश्यक है, तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिए। लिखा है कि वन और वन्य जीवन संरक्षण से क्या लिखा है, पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। ठीक है, अगर वो दोनों है तो पारिस्थितिक विविधता मतलब तो बायोडायवर्सिटी बनी रहती है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा मैं पढ़ाई वढ़ाई किया हो तो इसे दिक्कत होता है। आगे देखो, यहाँ से बात करते हैं कि खा नंबर इसमें लिखा है कि इनके संरक्षण से हमारे जीवन को साध्य रखने वाले संसाधनों को बनाए रखा जा सकता है। जीवन साध्य संसाधनों में जल, वायु तथा मृदा को शामिल शामिल किया जाता है। ठीक है। घ नंबर पॉइंट बात करते हैं, विभिन्न जातियों प्रजातियों में गुणवत्तापूर्ण जनन के लिए वनस्पति एवं वन्य जीवों की जोन्स विविधता को संरक्षित रखती है। साथ ही साथ मछलियों में मछली पालन बनाए रखने में भी सहायता करती है। ये सारे पॉइंट हैं, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए वीडियो को। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखिएगा सब नहीं। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, मैं शायद बाद में इस सारे वीडियो को बना करके समझा दूँ। ठीक है, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से एकदम रख के इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने किताब लिए होंगे तो कोई बात नहीं, उसी से फिर याद कर लीजिएगा। सारी चीज़ें आप ही के मुताबिक से हैं। और जो भी वीडियो अपलोड होगा उसको प्राप्त करने के लिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट करके अच्छे से रख लीजिए। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, है ना, बहुत ही जल्द मिलूंगा। ये मानचित्र का एक क्वेश्चन जरूर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।